देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। हाँ मैम। अच्छा, इस क्लास में हम लोग फाइनल अकाउंट्स करेंगे। मैंने फाइनल अकाउंट्स का थियोरेटिकल पोर्शन जो है वो दिया था क्लास, ठीक है। वो एक घंटा 20 मिनट्स ऐसा कुछ था। तो वो थियोरेटिकली इम्पोर्टेंट है, लेकिन ठीक है, उसे अगर नहीं किया हुआ है तो जरूर करना पड़ेगा। बाकी फॉर्मेट क्योंकि पता है तो ये क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन वहाँ पर डिटेल्स में बताया हुआ है। अगर नहीं किया हुआ है तो एक बार जरूर कर लो, क्योंकि वो जरूरी है, ठीक है। थियोरेटिकली जरूरी है। वहाँ पर शेयर वारंट क्या होता है, ये सब जो आता है, क्या बोलते हैं उसे, शेयर वारंट, और ये क्या था, एडवांस अगेंस्ट एप्लीकेशंस, ये सब जो है अलग अलग पूछा जाता है थियोरिटिकली। इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैंने वहां पर बताया भी है कौन सा आता है, तो वो करना पड़ेगा, लेकिन ठीक है। अच्छा, आज हम लोग फाइनल अकाउंट्स वाला जो क्लास करेंगे उसमें क्वेश्चन देखो। सबसे पहले ये एक एग्जांपल है, वो देखते हैं, जहां से हमें ऑल टाइप ऑफ कैपिटल का पता चल जाएगा क्या होता है। लाइक ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, पेड अप। जबकि ये सारा चीज मैंने वहां पर बताया है, लेकिन यहाँ पर वो मैंने सिर्फ थियोरिटिकली बताया। लेकिन इस क्वेश्चन के साथ हम लोग प्रैक्टिकली एक बार समझ लेंगे कि कौन सा क्या कैपिटल होता है। उसके बाद फाइनल अकाउंट्स वाला क्वेश्चन करेंगे। तो ये एग्जांपल में बोल रहा है कि रिपोर्टिंग ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल इंक्लूडिंग फॉरफिटेड शेयर, ठीक है। तो ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब ये होता है कि जितना कंपनी का लिमिट है, कि कंपनी इतना ही शेयर इशू कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं। मतलब उतना शेयर इशू करके कैपिटल रेज कर सकती है। ऑथराइज्ड मतलब उनके ऑथोरिटी में कितना है, उसको ऑथराइज्ड कैपिटल बोलते हैं। इशूड मतलब कंपनी जितना मार्केट में इशू की है, ठीक है। लेकिन जितना इशू होगा उतना सब्सक्राइब नहीं भी हो सकता है। इसी के ऊपर डिपेंड करके तीन तरह का सब्सक्रिप्शन होता है। फुल्ली सब्सक्राइब मतलब जितना इशू किया था पूरा सब्सक्राइब हो गया। और एक हो जाता है फुल्ली सब्सक्राइब, एक होता है मतलब कम, ठीक है, कंपनी ने जितना इशू किया था उससे कम सब्सक्राइब हुआ, ठीक है। तो पार्टली पार्टली सब्सक्राइब बोल सकते हैं, ठीक है। और एक होता है ओवर सब्सक्रिप्शन, मतलब अंडर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। पार्टली नहीं, उसे अंडर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। और ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब जितना सब्सक्राइब होना चाहिए था उससे ज्यादा, तब कंपनी रिफंड भी करती है, प्रोराटा भी करती है। जो हम लोग लास्ट क्लास में जो इंश्योरेंस कंपनी खत्म होने के बाद जो फॉरफिटेड वाला क्वेश्चन करे, तो वहां पर देखा कि प्रोराटा कर रही है, कुछ रिफंड कर रही है, ठीक है। तो ये सब्सक्राइब्ड हो गया, कितना सब्सक्रिप्शन होगा। कॉल्ड अप मतलब कंपनी ने कितने सारे मतलब कॉल कर, मतलब कितना तक कॉल किया है। कॉल्ड अप मतलब एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, क्या सारा कॉल्ड अप कर लिया, मतलब कॉल्ड अप कितना तक कंपनी ने पैसा मांग लिया है। पेड अप मतलब कितना पैसा मिला है, ठीक है। उसका हमें यहाँ पर बाइफर्केशन करके बताना है, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है ऑथराइज्ड कैपिटल में इक्विटी शेयर 1 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 100 इच। अब इंटू करने से जितना आ रहा है 1 करोड़ शायद आ रहा है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 15%। 15% जो है वो रेट होता है, पता है, हम लोग रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कर चुके हैं। 15% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 50,000 शेयर एट द रेट ऑफ 100 इच है, तो ये 50 लाख हो गया। 18% कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, ये भी हम लोग प्रेफरेंस शेयर जब पढ़े थे, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर में देखा था। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर मतलब जो आगे जाके इक्विटी में कन्वर्ट हो सकता है, इसको बोलते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। 30,000 शेयर एट द रेट ऑफ 100 इज 30 लाख, ये है ऑथराइज्ड कैपिटल, ठीक है। फिर नीचे मतलब ऑथराइज्ड कैपिटल में तीन तरह का शेयर इशू किया गया है। एक तो इक्विटी शेयर है, एक है प्रेफरेंस शेयर 15% वाला, एक है 18% डिविडेंड, ये डिविडेंड का रेट बताता है। 15% रिडीमेबल, रिडीमेबल मतलब कभी ना कभी ये कैंसिल मतलब खत्म होगा, रिडम्पशन हो जाएगा। और 18% कन्वर्टेबल मतलब ये रिडीम नहीं होता है, डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा, ये इसका फीचर्स है। वो 18% वाला है। तो तीन तरह का शेयर जो है ऑथराइज ऑथोरिटी में है, इशू कर सकता है कंपनी। इशूड कैपिटल में क्या दे रखा है, इशूड कैपिटल में इक्विटी शेयर 30,000, 100 इज फुल्ली पेड अप 30 lakh, 19,800 इक्विटी शेयर ऑफ 100 इज 80 कॉल्ड अप एंड पेड अप इतना दिखा रहा है, ठीक है। मतलब ये सब डिटेल्स दे रखा है कि इक्विटी शेयर 30,000, 100 इज फुल्ली पेड अप है। तो 30,000 शेयर्स अगर 100 करके फुल्ली पेड अप है तो कितना पैसा मिला होगा कंपनी को। 30,000 इंटू 100 करने पे जितना आएगा, देखो वही लिखा हुआ है 30,000, यानी 30 और ये रहा 30,000 इंटू 100, ठीक है। अब 19,800 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 each, 80 called up and paid up 15,008 15,84,000। बोल रहा है कि इतना शेयर कंपनी ने
इशू किया है, उसमें से 19,800 शेयर 100 ईच में 80 कॉल्ड अप है और पेड अप दिखा रहा है इतना, तो पेड अप कितना होना चाहिए 19,800 पे अगर 80 कॉल्ड अप है तो टोटल कॉल्ड अप कैपिटल कितना होना चाहिए 19,800 इंटू 80, तो ये हो गया 15,84,000 और उतना ही पेड अप भी है, इसका मतलब फुल्ली पेड अप है, जितना कॉल्ड अप है उतना ही पेड अप है। कैसे पता चला, हम लोग 80 मल्टीप्लाई करके चेक करके देख सकते हैं कि 15,84,000 जो है वो टोटल यहाँ पर क्या हुआ है, पेमेंट मिल चुका है, पेड अप बोल दिया है, इसका मतलब फुल जो कोई भी कॉल सिनेरियर नहीं है, इतना हम लोग बोल सकते हैं, कोई भी कॉल सिनेरियर नहीं है फॉर 19,800 शेयर के लिए। आगे पढ़ते हैं, अमाउंट रिसीव्ड ऑन 200 शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट, 200 शेयर्स को फॉरफिट कर दिया गया क्योंकि अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल 30 और 40 रुपीज जो था और ये नहीं दिया है, नॉन पेमेंट किया है। फाइनल कॉल वाज नॉट मेड ऑन दोज शेयर्स, और वो सारे शेयर्स पे फाइनल कॉल किया भी नहीं है, 200 शेयर्स पे फाइनल कॉल नहीं किया गया है, कॉल किया गया था अप टू फर्स्ट कॉल तक, बट उसका पेमेंट नहीं मिला 30 और 40 यानी टोटल 70, तो 70 होने से ये कितना हो जाएगा 14,000 कॉल सिनेरियर हो जाएगा। अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन 10 पर शेयर, ठीक है, सिर्फ 10 रुपए पर शेयर एप्लीकेशन का मिला हुआ है। देखो एप्लीकेशन हमेशा पेड होगा तभी जाके आगे का प्रोसेस हो सकता है, किसी का एप्लीकेशन ड्यू है ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि वो तो स्टेप 1 है, वो तो नॉर्मल क्राइटेरिया है, जब तक कोई एप्लीकेशन ही नहीं करेगा उसके बाद का कॉल का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 15% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो है ये वाला 15% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो कि 50,000 ऑथराइज था, उसमें से बोल रहा है 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच 10 लाख, और 18% कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर 20,000 शेयर्स, इतना मतलब 18% जो 30,000 ऑथोरिटी में था उसमें से 20,000 इशू किया गया है, और प्रेफरेंस शेयर जो 15% रिडीमेबल वाला था 50,000 वाला उसमें से 10,000 जो है वो इशू किया गया है, इशूड कैपिटल। How will they show in working or schedules assuming first year of operations, बोल रहा है कि ये हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमें प्रेजेंट करके दिखाना है, तो ये एक बार स्ट्रक्चर पता हो जाने से हम लोग फाइनल अकाउंट्स का जो शेयर रिलेटेड जो भी नोट्स टू अकाउंट्स होगा वो हम लोग इजीली कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या क्या मतलब नोट्स बनेगा, एक बनेगा ऑथराइज्ड कैपिटल का, इशूड कैपिटल का बनेगा, सब्सक्राइब्ड कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल का बनेगा, ठीक है। तो ये तीन चीज हम लोग बनाएंगे, सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल। यहाँ पर एग्जाम्पल लिख देते क्योंकि ये एग्जाम्पल है, यहाँ पर लिखते हैं शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल का यहाँ पर डिटेल्स के लिए पर्टिकुलर्स अमाउंट, ऑथराइज्ड कैपिटल में तीन तरह का कैपिटल था, अभी मैंने बताया कि तीन तरह का था, हम लोगों ने देखा यहाँ पर तीन तरह का कैपिटल था। अच्छा, तीन तरह के कैपिटल में पहला हो जाएगा इक्विटी शेयर जो है 1 लाख 100 ईच, तो इसको हम लोग लिखेंगे इक्विटी शेयर्स 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, इसका मतलब टोटल कितना हो जाएगा 1 लाख और उसमें दो और भी जीरो, तो 1 लाख के लिए 5 जीरो और 2 जीरो, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ये हो जाएगा अमाउंट। फिर सेकेंड टाइप ऑफ जो है वो है 15% प्रेफरेंस शेयर, 15% प्रेफरेंस शेयर ये कौन सा टाइप वाला है, 15% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 50,000 ईच, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 50,000 और 100 ईच करके, 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच, 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच, तो टोटल कितना हो जाएगा 50,000 इंटू 100, 50 लाख हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया 50 लाख,
50 लाख हो जाएगा ऑथराइज्ड में 15%, और जो इस और एक था 18%, और वो था कन्वर्टेबल, शायद कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर 30,000, 18% कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर 30,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ, ये भी 100 ही था, एट द रेट ऑफ 100 ईच, तो 30 लाख हो जाएगा। 30 लाख, तो टोटल ऑथराइज्ड कैपिटल हो गया 30 और 50, 80 लाख, मतलब 1,80,00,000। ठीक है, ये ऑथराइज्ड कैपिटल यहाँ पर तो हम लोग टोटल करके क्लोज करके लिख दिए। ठीक है, हम लोग नॉर्मल जब फाइनल अकाउंट्स करेंगे तब भी हम लोग ऐसे अगर 3-4 टाइप का ऑथराइज्ड कैपिटल रहेगा तो हम लोग लिख के क्लोज कर सकते हैं, लेकिन एक चीज हम लोग को हमेशा याद रखना है कि ये ऑथराइज्ड कैपिटल जो है ये कभी भी बैलेंस शीट में नहीं जाता, ये लिमिट बस बताता है। जो बैलेंस शीट में जाता है वो होता है हम लोग का इशूड कैपिटल। ठीक है, तो अगर ऑथराइज्ड कैपिटल रहेगा तो उसे शो जरूर करना पड़ेगा हम लोग को नोट्स टू अकाउंट्स में, बट वो वाला जो है ऐसे क्लोज हो जाएगा, आगे किसी के साथ ऐड नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग ऑथराइज्ड के बाद यहाँ पर इशूड कैपिटल करेंगे। इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल में पर्टिकुलर्स अमाउंट। अच्छा, इशूड कैपिटल में क्या किया जाएगा, इक्विटी शेयर है 30,000 शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच, फुल्ली पेड अप 30 लाख। अच्छा, और 19,800 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each, 100 each, 80 called up and paid up. Amount received on 200 shares forfeited for non-payment of allotment and first call 30 and 40. Final call was not made on those shares. Amount payable on application 10 per share. तो इक्विटी शेयर का ये पूरा डिटेल्स दे रखा है, और प्रेफरेंस का सीधा सीधा दे रखा है 15% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 10,000 100 करके, और यहाँ पर ये हो गया 20 लाख, ये 20,000 100 करके, ये हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन ये वाला जो है इसका हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 30,000 का पूरा दे रखा है, ठीक है, और 19,800 क्यों किया है, देखो 19,800 इसीलिए कर रखा है क्योंकि यहाँ पर 200 शेयर का फॉरफिट हो गया है, मतलब जब 19,800 पे पैसा मिला है, 200 पे नहीं मिला, वो फॉरफिट हुआ है, तो इसका मतलब टोटल इशू का कितना हुआ था 19,800 प्लस 200, 20,000। ठीक है, 20,000 और यहाँ पर 30,000, तो टोटल इशूड कैपिटल पूछा है, यहाँ पर यही देखना है, इशू हुआ था 50,000। अब जब हम लोग पेड अप कैपिटल लिखेंगे तब दिखाएंगे कि इसमें से कितने में पैसा मिला और कितने शेयर्स पे पैसा नहीं मिला। कैसे पता चला कि 20,000 हो रहा है, 30,000 तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है, जिसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, जितना पैसा कॉल किया गया था उतना पूरा मिल चुका है, फुल्ली कॉल्ड अप था, फुल्ली पेड अप भी है। लेकिन 19,800 वाला देखो क्या बोल रहा है, 100 ईच वाला ही है, 19,800 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, 80 तक कॉल्ड अप है, पेड अप इतना है, मतलब जितना कॉल्ड अप है उतना ही पेड अप है। लेकिन अमाउंट रिसीव्ड ऑन 200 शेयर फॉरफिटेड, ये अलग से बता रहा है, 200 शेयर पे पैसा मिला था जिसको फॉरफिट कर दिया गया क्योंकि उस शेयर पे दो तरह का पेमेंट नहीं मिला था, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, जबकि ये किया गया था। ठीक है, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल किया गया था क्योंकि कॉल्ड अप 80 तक है, तो 100 में से 80 माइनस कर तो बचता है 20। अब ये 20 कौन सा वाला कॉल था जो पे नहीं किया, ऑब्वियसली लास्ट के साइड का होगा। ठीक है, क्योंकि देखो एप्लीकेशन का 10 रुपया यहाँ नीचे बोल रखा है, एप्लीकेशन के बाद ही अलॉटमेंट आता है 30, उसके बाद आता है फर्स्ट कॉल, ऐड कर लेते हैं, ये हो गया 80, इसका मतलब 20 जो है वो फाइनल कॉल का है, फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला, इसी वजह से 200 शेयर को फॉरफिट किया गया। लेकिन इशूड तो पूरा ही किया गया था, 19,800 भी इशूड है, 200 भी इशूड है, तो इसका मतलब हम लोग ऐड करके 20,000 प्लस 30 टोटल 50,000 इशूड लिख सकते हैं, या फिर अलग अलग लिखना पड़ेगा, 30,000 का अलग लिखेंगे, 19,800 का अलग लिखेंगे और 200 का अलग लिखेंगे। तो इससे बेटर है कि हम लोग सारा ऐड करके, क्योंकि ये इशूड है तो ओवरऑल इशूड हो जाता है 50,000, तो हम लोग 50,000 ही लिख देंगे। ठीक है, ओवरऑल इशूड 50,000 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पहला इशूड टाइप है इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर यहाँ पर दिखा देते हैं कैसे हो रहा है, 50,000, 30,000 प्लस 19,800 प्लस 200। ठीक है, इक्विटी शेयर ये हो जाएगा 50,000, 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच।
100 रुपए वाला, ये कॉल्ड अप वैल्यू है, 80 जो है कॉल्ड अप वैल्यू है, बट इशूड जो वैल्यू है वो तो 100 ही है। 100 रुपए वाला शेयर इशू किया गया था, अब कंपनी ने 80 तक कॉल्ड अप किया, कितना पैसा मिला वो कॉल्ड अप में लिखना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ बाइफर्केशन बोल रखा है कि ऑथराइज्ड बताओ, यानी लिमिट क्या है, इशूड मतलब कितना इशू किया गया। अब हम लोग देखेंगे कितना सब्सक्राइब हुआ उसके बाद, ठीक है। तो इशूड वाला हम लोगों को लिखना पड़ेगा, 100 रुपए वाला शेयर था, तो ये हो गया यहाँ पर 50 लाख। अच्छा, और एक टाइप का शेयर इशू किया गया है, और दो टाइप का। सेकंड है 15% प्रेफरेंस शेयर, 15% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 10,000, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 10,000, redeemable preference share 10,000 at the rate of 100 each, at the rate of 100 each। तो ये टोटल हो जाएगा 10 लाख। और थर्ड टाइप है 18%, 18% कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, टेन नहीं 20 था शायद, हाँ 20,000 शेयर्स, 20,000 एट द रेट ऑफ 100 each, 20 लाख। तो टोटल अगर इशूड कैपिटल देखा जाए तो 20 और 10, 30 और 50, 80 लाख। 80 लाख जो है इशूड कैपिटल हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट कौन सा कैपिटल देखेंगे, इशूड कैपिटल के बाद सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, पेड अप। सब्सक्राइब्ड मतलब ऑफर कितना किया था कंपनी ने और कितना एक्सेप्ट हुआ है, उससे पता चलेगा सब्सक्राइब। कॉल्ड अप मतलब कितना पैसा मांगा गया था, पेड अप मतलब मांगने के बाद कितना पैसा मिला, क्या पूरा पैसा मांगा गया था तो फुल्ली कॉल्ड अप, अगर नहीं मांगा गया है तो पार्टली कॉल्ड अप। पेड अप पूरा पैसा दे दिया है तो फुल्ली पेड अप हो जाएगा, और नहीं दिया है तो पार्टली पेड अप होगा, और अगर रिजेक्ट कर दिया उन्होंने तो फॉरफिट हो जाएगा। पर्टिकुलर्स अमाउंट, अच्छा सबसे पहले यहाँ पर सब्सक्राइब कितना हुआ है, सब्सक्राइब यहाँ पर दिखेगा हमें 30,000 फुल्ली पेड अप है, ठीक है। तो पेड अप कब होगा, अगर शेयर कंपनी ने इशू किया है तो इसका मतलब कंपनी ने 30,000 शेयर इशू किया होगा। सबसे पहले 30,000 का ऑथोरिटी होना चाहिए, जो है 1 लाख का ऑथोरिटी है, 30,000 इशू किया है, ठीक है। 30,000 इशू किया है तो ये इशूड कैपिटल बनता है, जो हम लोगों ने लिख लिया। अब 30,000 शेयर पे 100 रुपए करके फुल्ली पेड अप बता रहे हैं, मतलब कॉल्ड अप भी 100 हुआ था और 100 रुपए करके मिल भी गया, इसीलिए ये कॉल्ड अप भी है और पेड अप भी है। तो ये तीनों मिला के हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर हेडिंग मैंने एक साथ कर दिया है, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप कैपिटल। तो यहाँ पर पहला हो जाएगा 30,000 इक्विटी शेयर, एट द रेट ऑफ ₹100 each, फुल्ली पेड अप। अच्छा, ये हो जाएगा 30 लाख। फिर सेकेंड सेकेंड कैटेगरी है 19,800 वाला, जो 100 रुपए वाला तो है, ठीक है, मतलब इशूड है 19,800, सब्सक्राइब्ड है 19,800, कॉल्ड अप है 80 और पेड अप है 15,84,000। तो ये वाला लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 19,800 इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच, 100 रुपए वाला इक्विटी शेयर है, और कॉल्ड अप है पार्टली 80 रुपीज, 80 कॉल्ड अप एंड पेड अप, 80 मांगा गया है और 80 करके ही ये पूरे शेयर पे मिल गया। तो 19,800 इंटू 80 करके मैंने पहले ही दिखाया था, 15,84,000 आएगा। तो 15,84,000। अच्छा, थर्ड नंबर पे ये जो 200 है, क्योंकि ये फॉरफिटेड है इसको बाद में लिखेंगे, पहले जो ये वाला है जो पैसा मिला है वो लिखना पड़ेगा। 15% प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 15%। गुड इवनिंग प्रिया। 15% 10,000
गुड इवनिंग। रिडीमेबल, प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच। तो ये हो जाएगा 10 लाख। फोर्थ टाइप है 18%, 20,000 था। 18% 20,000 कन्वर्टेबल, प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। तो 20 लाख हो जाएगा। अच्छा, और इसमें फॉरफिटेड शेयर आ जाएगा। और उसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा बताते, पहले इसका पूरा ऐड करना पड़ेगा। 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख और 10 लाख, 60 लाख, 60 और ये 15, मतलब 75,84,000। अब यहाँ पर ऐड करेंगे, अलग से करना पड़ेगा। ये लास्ट क्लास में जब हम लोग वहां पर फॉरफिटेड शेयर कर रहे थे, तो वहां पर मैंने फॉरफिटेड शेयर जब रीड किया था, वहां पर मैथ से ही मैंने बताया था कि फॉरफिटेड शेयर क्या होता है। तो वहां पर एक पॉइंट था, मैंने बोला भी था कि ये आ सकता है एमसीक्यू में, कि फॉरफिटेड शेयर को कहाँ शो किया जाता है, कहाँ उसे दिखाया जाता है। तो फॉरफिटेड शेयर को बैलेंस शीट में इक्विटी, मतलब शेयर कैपिटल के अंडर जो नोट्स टू अकाउंट्स बनेगा, वहां पर फॉरफिटेड शेयर का अमाउंट ऐड करके दिखाया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जो 200 शेयर्स था, उसका पूरा पैसा हमें नहीं मिला, जो मिला है उसको हम लोग यहाँ पर कैपिटल में ऐड करके दिखा देंगे। लेकिन उसे अलग से शो करना पड़ेगा कि वो 200 वाला अभी कैंसिल हो चुका है, तो इसीलिए नाम लिखना पड़ता है फॉरफिटेड शेयर। फॉरफिटेड शेयर, यहाँ पर कितना पेमेंट हुआ है वो अमाउंट ऐड करना पड़ेगा। 200 शेयर्स था, 10 रुपए सिर्फ एप्लीकेशन का मिला। 200 शेयर्स था, 10 रुपए एप्लीकेशन का मिला, यानी 2000। टोटल करने से 75,86,000, 75,86,000 ये हो जाएगा टोटल फॉर बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट में जाएगा, ये अमाउंट बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है ना। तो ये अमाउंट बैलेंस शीट में जाएगा, ये नोट्स टू अकाउंट्स में ऐसे ही रह जाएगा, जस्ट शो होगा। ये अमाउंट भी बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। एक्चुअली ये वाला अमाउंट बैलेंस शीट में जाता है, क्योंकि कैपिटल कितना रेज हुआ वो तो ऑथराइज्ड कैपिटल से तो डिसाइड होगा ही नहीं, इशूड कैपिटल से भी नहीं होगा, क्योंकि इशूड हो सकता है फुल्ली, मतलब इशूड कितना हो रहा है वो तो मतलब कितना सारा शेयर कंपनी इशू करना चाहती है वो बताता है, ठीक है। लेकिन हम लोग का कैपिटल कितना रेज हुआ, जरूरी नहीं है जितना इशू हुआ उतना ही लोगों ने सब्सक्राइब किया तब तो कैपिटल रेज होगा। सब्सक्राइब करने से ही सभी ने पे कर दिया, ये भी तो जरूरी नहीं है। तो हमें एट लास्ट वो चेक करना चाहिए कि कितना इशू हुआ था, कितना सब्सक्राइब हुआ, कॉल्ड अप क्या पूरा किया गया था, अगर नहीं किया गया था तो जितना किया गया पूरा मिला कि नहीं मिला उसका टोटल, और अगर कुछ फॉरफिट वगैरह हुआ है तो उसमें से कितना कलेक्शन हो रखा है। तो ये टोटल जो है ये बैलेंस शीट में जाना चाहिए। तो ये प्रेजेंटेशन हमें याद रखना चाहिए, ताकि हम लोग कोई भी फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा किस तरह से होगा। अच्छा, ठीक है, 75,86,000। हम लोग एक फुल जो क्वेश्चन होता है उसमें जाते हैं, देखो। चार क्वेश्चन है यहाँ पर, हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन पहले करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम पूरा प्रेजेंटेशन के साथ दिखा देंगे, उसके बाद वाला थोड़ा शॉर्टकट करेंगे, नहीं तो एक एक चीज लिखते काफी टाइम चला जाता है, ठीक है।
एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आएगा, प्रॉपरली लिख के करना है, इसीलिए हम एक क्वेश्चन फुल्ली करके दिखा देते किस तरह से प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। तो देखो कैसे करके हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। हम लोग फाइनल अकाउंट्स जैसे करते हैं, सोल प्रोप्राइटर का या फिर कंपनी का भी हम लोगों ने 12 में तो किया ही है, ठीक है। बस इसमें क्या है, ज्यादा थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो इलस्ट्रेशन 4 में देखो क्या क्या बोल रहा है। लैंड एंड बिल्डिंग, पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या चीज कहाँ पर जाएगा, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग ये बैलेंस शीट का आइटम होता है, ठीक है। फर्नीचर एंड फिटिंग्स बैलेंस शीट का आइटम होगा। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ये भी बैलेंस शीट का होगा। WIP मतलब कितना काम WIP के हिसाब से है। कॉल्स इन एरियर ये भी अभी बैलेंस शीट में हम लोगों ने देखा ना कि फॉरफिटेड शेयर होता है, तो कॉल्स इन एरियर होगा तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, जितना पैसा मांगा था पूरा नहीं मिला। कैश इन हैंड ये भी बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। ये बैलेंस शीट में एसेट साइड में जाएगा। 5% टैक्स फ्री गवर्नमेंट लोन लिया है तो ये भी बैलेंस शीट का आइटम है। बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट। गुडविल बैलेंस शीट। ट्रेड डेटर ये भी बैलेंस शीट। ट्रेड क्रेडिटर ये भी बैलेंस शीट। जनरल रिजर्व ये भी बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये ओपनिंग है, देखो 1/4/2017 का है, मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट का, सॉरी ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का वैल्यू दे रखा है, ठीक है। तो ये करंट ईयर के प्रॉफिट के साथ ऐड हो जाना चाहिए। बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट में जाएगा। परचेज एंड रिटर्न ये कहां पर जाएगा, परचेज एंड रिटर्न जाएगा PL में, ठीक है, जिसको यहाँ बोला जाता है स्टेटमेंट ऑफ PL। पहले तो इस तरह से आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए हम लोग को। उसके बाद सेल्स एंड रिटर्न ये भी PL में जाएगा। एडवर्टाइजमेंट PL। लीगल चार्ज PL। कैरेज ऑन गुड्स परचेस्ड, कैरेज ऑन गुड्स परचेस्ड ये भी PL में जाएगा। वेजेस एंड सैलरी इंक्लूडिंग PF ये भी PL में जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रिपेयर्स एंड ट्रेड एक्सपेंस PL में जाएगा। ओपनिंग स्टॉक PL का आइटम। इनकम टैक्स एडवांस तो ये एडवांस हो रहा है तो बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इंटरिम डिविडेंड पेड। इंटरिम डिविडेंड पेड ये हम लोग क्या करेंगे, इसका ट्रीटमेंट जो है हम लोग रिजर्व में वहां पर दिखा देंगे कि कितना हम लोगों ने डिविडेंड जो है पे किया है, ठीक है। या फिर हम लोग इसको PL में भी दिखा सकते हैं कोई भी एक जगह पे। शेयर कैपिटल ये बैलेंस शीट में जाएगा। डिवेंचर ये भी बैलेंस शीट में जाएगा। तो पहले हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि कहां पर क्या जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखो क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 10,82,000 बट मार्केट वैल्यू 12,10,000। ये हम लोगों ने ऑलरेडी ग्रुप 1 के इसमें कर रखा था। AS2 में कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, तो इसका मतलब इसमें रिकॉर्डिंग होगा, ठीक है। 10,82,000 क्योंकि 12,10,000 ये तो हायर वैल्यू है। कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। यहाँ पर बोल रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% क्रिएट करना है, यानी डेटर पे 5% PVDD क्रिएट करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये चीज क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन हमेशा दो जगह पे जाएगा, नहीं तो फाइनल अकाउंट जो है वो कभी भी टैली नहीं होगा। ये दो जगह कहाँ कहाँ जाएगा, एक तो ये बैलेंस शीट में जाएगा, एक PL में जाएगा, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है ये भी PL में जाएगा और बैलेंस शीट में जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑन all assets was calculated for the amount of 2,86,400 for 17-18 का डेप्रिसिएशन टोटल बता दिया, हम लोग को कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। 2,86,400 ये भी PL में जाएगा और बैलेंस शीट में जाएगा। ट्रेड एक्सपेंसेस इंक्लूड 10,000 फॉर ऑडिट फीस एंड 2,000 पेड टू द ऑडिटर फॉर अटेंडिंग टैक्सेशन मैटर्स ऑफ द कंपनी। तो ये जो है ट्रेड एक्सपेंसेस इसमें इंक्लूड है ऑडिटर का फीस 2,000। ट्रेड एक्सपेंस ये वाला नहीं है, ट्रेड एक्सपेंस यहाँ पर दिया हुआ होगा, जरूर देखना पड़ेगा। ट्रेड एक्सपेंसेस में इंक्लूड है बोल रहा है। ट्रेड एक्सपेंस कहाँ पर है, ट्रेड एक्सपेंस ट्रेड एक्सपेंस तो PL में इंक्लूड नहीं होता है ना। नहीं, ट्रेड एक्सपेंस मतलब बिजनेस का खर्चा, वो तो वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। ओ हाँ। ये वाला नहीं, ये तो ट्रेड डिस्काउंट तो इंक्लूड होता है, कैश डिस्काउंट नहीं होता। ये ट्रेड एक्सपेंस मतलब बिजनेस रिलेटेड कुछ खर्चा बोल रहा है। इंक्लूड 10,000 फॉर ऑडिट फीस। अच्छा, ट्रेड एक्सपेंस जो है उसमें 10,000 ऑडिट फीस है और 2,000 पेड टू द ऑडिटर। फॉर ऑडिटर को एक्स्ट्रा दिया गया है क्योंकि उसने टैक्सेशन मैटर में हेल्प किया है, अटेंड किया है, तो वो उसका सैलरी जो बन रहा है 2,000 बन रहा है, तो 10 और 2 12,000 ऑडिटर का हो गया। अच्छा, ट्रेड एक्सपेंस मतलब बिजनेस का टोटल जितना भी खर्चा था उसमें ये ऑडिटर के लिए चला जाएगा 12,000। मुझे तो अभी यहाँ पर दिख नहीं रहा है ट्रेड एक्सपेंस कहाँ लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं तो होगा, कहीं ना कहीं तो होगा, ठीक है।
अब देखो आगे क्या बोल रहा है, कॉल्स ये वाला लेकिन कहाँ पर जाएगा, ये भी पीएल में जाएगा। कॉल्स ये इन होगा, ठीक है। कॉल्स इन एरियर इंक्लूड 4000 ड्यू फ्रॉम डायरेक्टर। तो कंपनी जब शेयर इशू करती है तो अपने डायरेक्टर को भी शेयर इशू करती है। तो जैसे कॉल्स इन एरियर पब्लिक रख सकता है, डायरेक्टर से भी हो सकता है ये, ठीक है, कि डायरेक्टर ने कॉल्स इन एरियर कर दिया। तो कॉल्स इन एरियर जितना है, टोटल जितना है, उसमें से 4000 जो है वो डायरेक्टर लोगों ने कॉल्स इन एरियर कर रखा है। तो कॉल्स इन एरियर का अमाउंट यहीं पर कहीं था, ये रहा 50,000। अब 50,000 में से 4,000 जो है वो डायरेक्टर लोगों का है। तो 50,000 में से अगर 4,000 डायरेक्टर ने कॉल्स इन एरियर किया है, तो बाकी अमाउंट जो है वो पब्लिक ने किया है। बाकी अमाउंट जो है वो पब्लिक ने किया है, इसको हमें शो करना पड़ेगा अलग से। क्या होता है कि अगर हमें अलग अलग हेड से बताया गया है तो हमें अलग अलग हेड से उसे शो करना पड़ेगा। हम लोग डायरेक्ट 50,000 कॉल्स इन एरियर नहीं दिखा सकते हैं, हम लोगों को कॉल्स इन एरियर का बाइफर्केशन दिखाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे अलग से हमें एक नोट दे दिया गया है कि 4,000 जो है वो डायरेक्टर के थ्रू से ड्यू हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद डायरेक्टर डिक्लेयर्ड एन इंटरिम डिविडेंड 2.5%। डायरेक्टर ने 2.5% इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है। तो डिविडेंड हमेशा किस पे होता है, डिविडेंड हमेशा शेयर पेड अप शेयर कैपिटल पे देना पड़ता है। तो 2.5% देना पड़ेगा, जितना कैपिटल होगा उस पे, क्योंकि डायरेक्टर ने 2.5% डिविडेंड डिक्लेयर किया है। एंड रिकमेंडेड डिविडेंड फॉर द अमाउंट ऑफ 1,46,260। अच्छा, इसके अलावा और 1,46,260 का डिविडेंड रिकमेंड किया गया है, ठीक है। एज्यूम डिविडेंड टैक्स रेट, तो डिविडेंड मतलब जो डीडीटी होता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, वो 17% है। तो ये 2.5% करके अप्लाई करने पे जितना डिविडेंड आएगा प्लस ये जो डिविडेंड है, ये दोनों मिला के जितना होगा उस पे 17% डीडीटी लगेगा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, ठीक है। प्रोवाइड फॉर इनकम टैक्स, इनकम टैक्स 17-18 का है 70,000। प्रिपेयर द कंपनीज बैलेंस शीट एंड इट्स स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, ठीक है। तो जो पीएल होता है, अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो याद नहीं भी हो सकता है, हम जस्ट एक बार यहाँ पे दिखा देते हैं कि पीएल कैसे बनता है। देखो हम तो इस तरह से याद करते हैं, ये रहा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये अदर इनकम, ये दो होता है इनकम साइड का, ठीक है। उसके बाद बाकी जो होता है उसको हम इस तरह से याद करते हैं, CPCEFDO, ठीक है, इस तरह से याद करना है, CPCEFDO। CPCEFDO इस तरह से हम याद रखते हैं, तुम लोग चाहो तो किसी और तरीके से भी याद रख सकते हो, याद करने से मतलब है हम इस तरह से हैबिट कर चुके हैं। तो CPCEFDO ऐसे याद रखते हैं, सीरियली हम लोग को याद रह जाएगा। C फॉर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, क्वेश्चन में वो आइटम रहे या ना रहे, नहीं रहेगा तो हम लोग उसे नील लिख देंगे, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन याद इस तरह से करना है ताकि गलती ना हो। तो CPCEFDO, P मतलब परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अब इस चीज को हम जो नॉर्मल पीएल है उसके साथ बता देते हैं। ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल हो गया, ठीक है, जो कि ट्रेडिंग में दिखता है, लेकिन कंपनी के केस में तो ये सब बनेगा नहीं, ठीक है। लेकिन जस्ट याद करने के लिए, रिलेट करने के लिए कि कौन सा क्या चीज है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स जो कि ट्रेडिंग में दिखता है। अदर इनकम मतलब जो पीएल के क्रेडिट साइड में दिखता है, ठीक है, पीएल के क्रेडिट साइड में, जैसे कि कोई डिस्काउंट हो गया, कोई इंटरेस्ट इनकम हो गया, कोई कमीशन हो गया, इस तरह का जो इनकम है वो अदर इनकम। तो ये सब मिला के टोटल इनकम बन जाता है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड मतलब अगर कोई मैन्युफैक्चरर है तो उसे मटेरियल खरीदना पड़ेगा, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनता है, ठीक है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनता है ये एक्चुअली सीएमए फाउंडेशन में है, इसके बारे में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, वैसे कॉस्ट शीट से भी पता कर सकते हो, जो कि मैन्युफैक्चरर कंपनी होती है उनको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना पड़ता है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में हम लोग कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दिखाते हैं कि कितना मटेरियल कंज्यूम किया, वो हमें पता है कैसे दिखाते हैं, कॉस्ट शीट से ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके हम लोग दिखा सकते हैं, ठीक है। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड मतलब जो ट्रेडिंग में हम लोग दिखाते हैं, ट्रेडिंग में हम लोग दिखाते हैं टू परचेज बोल के, उसी का ये वही वाला चीज है, टू परचेज बोल के जो दिखाते हैं उसी को यहाँ पर लिखा जाता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। चेंज इन इन्वेंट्रीज का मतलब होता है ट्रेडिंग में हम लोग जो लिखते हैं ना इस तरह से, टू ओपनिंग स्टॉक, और यहाँ पर लिखते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक, मतलब स्टॉक में क्या चेंजेस हुआ, शुरुआत में कितना था, एंड में कितना बचा, इन दोनों के डिफरेंस को बोला जाता है चेंज इन इन्वेंट्रीज यहाँ पर। लेकिन लैंग्वेज यही यूज करना है, कंपनी के लिए यही एप्लीकेबल होता है, हम लोग अपने हिसाब से नहीं यूज कर सकते, ठीक है। तो ये हमेशा होगा ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ठीक है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करेंगे, और मैक्सिमम केसेस में ये नेगेटिव आता है, ठीक है। जब भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा, कभी आंसर देखने का जरूरत नहीं, जब बस इस चीज को हमें समझना है। ई फॉर इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस मतलब ट्रेडिंग प्लस पीएल का आइटम जो कि इंप्लॉय से रिलेटेड है, जैसे
कि वेजेस, सैलरी, ठीक है, प्रोविडेंट फंड, इस तरह का जो भी खर्चा एम्प्लॉय के ऊपर किया जा रहा है वो सारा यहाँ पर आ जाएगा। तो क्योंकि मैंने ट्रेडिंग पीएल दोनों क्यों लिखा, क्योंकि वेजेस ट्रेडिंग में जाता है और जो सैलरी वगैरह है वो पीएल में आता है, इसलिए ट्रेडिंग प्लस पीएल वाला आइटम होता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। फाइनेंस कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट रिलेटेड जो भी आइटम होगा, इंटरेस्ट रिलेटेड इसीलिए मैंने बोला फाइनेंस कॉस्ट मतलब पैसा जुगाड़ करना, जो तुम लोग एफएम में सीख रहे हो, पैसा जुगाड़ कर तो लेते हैं हम लोग, लेकिन अगर जुगाड़ करते तो उसके लिए हमें कॉस्ट बेयर करना पड़ता है। जैसे लोन लिया तो इंटरेस्ट देना पड़ता है, डिवेंचर इशू किया देन इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो कॉस्ट, तो फाइनेंस कॉस्ट रिलेटेड जो भी होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि इंटरेस्ट वगैरह नॉर्मली ये नॉर्मली नहीं, हमेशा पीएल का ही आइटम होता है ये वाला, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट वगैरह पीएल में ही लिखा जाता है। डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन मतलब फिक्स्ड एसेट पे या फिर मतलब टेंजिबल या इंटेंजिबल, इंटेंजिबल होगा तो एमोर्टाइजेशन, टेंजिबल होगा तो डेप्रिसिएशन। तो इस पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा उसका डेटा, ठीक है, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन बोल के, ये भी पीएल का ही आइटम होता है क्योंकि डेप्रिसिएशन ये सब पीएल में आता है। अदर एक्सपेंसेस का मतलब है ऐसा कोई एक्सपेंसेस जो ना तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है, ना तो परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है, ना तो चेंजेस इन इन्वेंट्री है, ना इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है, ना फाइनेंस कॉस्ट है, ना डेप्रिसिएशन है। इसके अलावा ऐसा कोई खर्चा है तो वो अदर एक्सपेंस में आएगा, जैसे कि रेंट, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इस तरह का खर्चा यहाँ पर आएगा, अदर एक्सपेंसेस वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी, प्रिंटिंग, पोस्टेज, ऑडिटर फीस। क्यों बोलो, ऑडिटर जो है वो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होता है, ठीक है, ऑडिटर फीस वगैरह ये सब जो है यहाँ पर अदर एक्सपेंसेस में आएगा। यहाँ पर नहीं आएगा, ये सारे जगह पे जो भी आइटम नहीं आएगा, अगर एक्सपेंस है तो वो अदर एक्सपेंसेस में आ जाएगा। फिर टोटल एक्सपेंस हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंस से जो डिफरेंस आएगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर, ये देखो बोल रहा है कि एक्सेप्शनल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स, जबकि एक्सेप्शनल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ये सब हम लोगों का आता नहीं है, ठीक है, ये फॉर्मेट के हिसाब से लिख रहा है ये लोग, लेकिन नॉर्मली हम लोगों का ये सारा आइटम नहीं आता है लिखने के लिए, बहुत ही कम क्वेश्चन ऐसा होता है आता है, जबकि मैट में एक दो क्वेश्चन ऐसा है जहां पर एक्सेप्शनल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आया है, लेकिन जितना भी सारा क्वेश्चन 2016 के हिसाब से अभी तक, मतलब 16 का जो सिलेबस है उसके हिसाब से जितना भी एग्जाम में क्वेश्चन आए, एक भी क्वेश्चन में ये एक्सेप्शनल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुझे तो नहीं दिखा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं, लिखने से सबसे पहले एक्सेप्शन आइटम हट जाता है, जबकि कुछ है नहीं, रहेगा भी नहीं, बहुत ही कम केसेस में होगा। एक्सेप्शनल हट जाने से रहेगा प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स, फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जाएगा तो ये हट जाएगा तो बचेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर इसके बाद हम लोग टैक्स पे कर देंगे तो मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो इस तरह से हम लोग पहले पीएल जो है ये फॉर्मेट जो सीखा अभी इसको बना लेते हैं, देखो पीएल वाला फॉर्मेट, और इसके लिए हम लोगों को नोट्स टू अकाउंट्स बनाते जाना है, जैसे यहाँ पर बनाए जिसका डिटेल्स रहेगा, ठीक है, उसका नोट्स टू अकाउंट्स बनाना जरूरी है, ठीक है। फिर टैक्स देने के बाद हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिखाएंगे और उसके बाद बैलेंस शीट बनेगा, ठीक है, उसका नोट्स जो है यहाँ पर खत्म अगर हो रहा है तो उसके बाद से हम लोग नोट्स दे सकते हैं। बाकी यहाँ पर नोट्स का कोई फिक्स नोट्स नहीं है, जैसे अगर जितना सारा हम लोगों ने इसके अलावा कंपनी अकाउंट्स किया, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी किया, ठीक है, उसके अलावा हम लोगों ने किया इंश्योरेंस कंपनी किया, और एक क्या था उसका बैंकिंग कंपनी, ये सब का जो नोट्स टू अकाउंट्स था वो फिक्स्ड था कि नोट्स नंबर 1 में प्रीमियम अर्नड ही होगा इस तरह से, लेकिन इसका कोई फिक्स नहीं है, ये हम लोग अपने हिसाब से नोट्स को दे सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं किस तरह से होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने फॉर्मेट देख लिया, क्योंकि हम लोग को दो ही चीज बनाने बोला है कि रेवेन्यू क्या बोलते हैं उसे, स्टेटमेंट ऑफ पीएल भी बनाओ और बैलेंस शीट भी बनाओ, तो ये वाला क्वेश्चन हम पूरा करके दिखाएंगे, ठीक है, किस तरह से फॉर्मेट वगैरह हम लोग को मेंटेन करना है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये है क्वेश्चन नंबर 4। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर ended 31st of March 2017। अच्छा, पहले फॉर्मेट, फॉर्मेट तो इस तरह से बनेगा,
ये पीएल के लिए रख देते हैं एक पेज। एग्जाम में भी इसी तरह से करना है, अलग अलग पेज में ही करना है, तभी जाके पॉसिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर बच जाएगा पेज तो बच जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक एक पेज ही लेना है क्योंकि बहुत ज्यादा जगह लगेगा। तो पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट, आई थिंक हो जाएगा। इसमें देखते कितना जगह है। हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा और जगह रख देते अगर नहीं हुआ तो। अच्छा, उसके बाद बैलेंस शीट बनेगा। थोड़ा सा और जगह रखना पड़ेगा, तो हम बैलेंस शीट यहाँ से लिखते हैं। बैलेंस शीट एज ऑन 31st of March 2017। पर्टिकुलर्स, नोट, अमाउंट। तो ये जगह भी चाहिएगा बैलेंस शीट में, यहाँ पर रुपीस, नोट नंबर। बस इतने में बैलेंस शीट और ये आई थिंक हो जाएगा। अब यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे हम लोग। नोट्स टू अकाउंट्स मतलब रफ वर्क। नोट्स टू अकाउंट्स बनेगा, पहला बनेगा यहाँ से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट में लिखते हैं जो भी जनरल मतलब लिखना पड़ता है, जैसे कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सबसे पहला, ये फिक्स्ड है। सबसे पहले आ जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम। पहले हम लोग अपना फॉर्मेट लिख लेंगे, अगर डेटा होगा तो लिखेंगे, नहीं तो उसमें ब्लैंक या नील लिख के छोड़ देंगे। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब सेल का बात हो गया। उसके बाद आता है अदर इनकम, ये दोनों बन जाएगा। ये दोनों बनने के बाद यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे टोटल इनकम। टोटल इनकम ए, ऐसे लिख देंगे टोटल इनकम ए। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर एक्सपेंसेस में आएगा, एक्सपेंसेस हेड हो जाएगा। अब एक्सपेंसेस में कैसे याद रखना है, जैसे मैंने बोला वैसे याद रख सकते हो, आसानी से याद हो जाता है। सी पी सी ई एफ डी ओ, ठीक है। सी मतलब यहाँ पर हो जाएगा, ये थोड़ा सा मतलब बार बार लिखने से खुद ब खुद याद हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम्ड, अब क्वेश्चन में होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्रीज, चेंज इन स्टॉक या चेंज इन इन्वेंट्रीज, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, सीपीसी ई एफ डी, डी हो जाएगा डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन, डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन। ओ अदर एक्सपेंसेस। अब जिसका नोट्स टू अकाउंट्स बनेगा वही लिखना पड़ेगा। इसके बाद आ जाएगा, ये सब ऐड करने से टोटल
एक्सपेंस। यहाँ पर टोटल एक्सपेंस हो जाएगा, पीछे ही लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा ज्यादा गैप हो गया मेरा, ज्यादा गैप हो गया पीछे, फिर कंप्लीट नहीं होगा। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस से थोड़ा सा ऊपर लिखना पड़ेगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, depreciation and amortization, other expenses, other expenses, ये ऐड होने के बाद आ जाएगा टोटल एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस बी। अच्छा, ये माइनस करने के बाद आएगा प्रॉफिट बिफोर। हम लोग अगर सिर्फ टैक्स लिखेंगे तो भी चलेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेकिन ठीक है पहला क्वेश्चन हम पूरा ही दिखा देते हैं। एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, जो इस क्वेश्चन में कहीं हमें नहीं मिला, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स। सबसे पहले ये एक्सेप्शनल आइटम जो है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो है, एक्सेप्शनल जो है वो पहले माइनस हो जाएगा। तो एक्सेप्शनल अगर कुछ होगा, एक्सेप्शनल आइटम्स अगर कुछ होगा तो वो माइनस करने के बाद आएगा प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड टैक्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा प्रॉफिट, फिर लिखेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, इसके बाद आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर यहाँ पर टैक्स, टैक्स देने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, ये एडजस्ट करके लिख लेंगे यहाँ पर छोटा छोटा करके, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर ये वाला फॉर्मेट भी लिख लेते हैं, जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है उसमें सबसे पहले लिखना पड़ता है हेडिंग में इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। ये हम लोगों को याद हो जाना चाहिए, ठीक है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज लिखते लिखते याद हो जाएगा। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज वैसे भी ये 12 में किया हुआ होगा, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इसके बाद ये हेडिंग है, इसके अंडर आ जाएगा शेयर होल्डर्स फंड, ये सब हेडिंग है, शेयर होल्डर्स फंड। फिर इसके अंडर आएगा शेयर कैपिटल, जो जो मेन है वो हम लिखेंगे, ठीक है, सारा चीज जैसे कि शेयर वारंट ये सब लिखने का जरूरत नहीं होता, वो सब थियोरिटिकल पार्ट के लिए जरूरत है। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसिप्ट अगेंस्ट शेयर वारंट ये नहीं लिख रहा है, ये सब पॉइंट रहता नहीं है प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, ठीक है, बट ये इसका थियोरिटिकल आता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। एक होता है मनी रिसिप्ट अगेंस्ट शेयर वारंट और एक होता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, दोनों इस क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है तो हम नहीं लिख रहे, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा शेयर होल्डर्स फंड के बाद आता है नॉन करेंट लाइबिलिटी और करेंट लाइबिलिटी, मेन ये तीन तीन हेड होता है। ये सब मैंने डिटेल्स में उस वीडियो में बार बार बोला है, तो वो एक बार देखने से पूरा याद हो जाएगा कि किस तरह से हमें फॉर्मेट को मेंटेन करना है। नॉन करेंट लाइबिलिटी में क्या क्या हो सकता है, पहले तो आ जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ठीक है, अगर किसी भी तरह का लोन वगैरह डिवेंचर वगैरह इशू हुआ है तो वो हो जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इसके अलावा आता है अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस होता है। तीन चीज इसमें मतलब नॉर्मली रहता ही है क्वेश्चन में, अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग,
अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, एक्चुअली नाम होता है लाइबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, और सी में लिख देते हैं लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अब रहेगा क्वेश्चन में तो लिखेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि मुझे उतना याद नहीं आ रहा है कि क्या है, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो तो हमें लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, ये तो पक्का रहेगा ही रहेगा क्वेश्चन में। लॉन्ग टर्म बोरिंग, अदर लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अब इसमें से अगर कोई बोरिंग वगैरह है नहीं तो हो सकता है कि नॉन करेंट लाइबिलिटी का कुछ भी हमें लिखना ना पड़े, अब तो वो तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। और करेंट लाइबिलिटी, तो करेंट लाइबिलिटी में नॉर्मली क्या रहेगा, ट्रेड पेएबल रहेगा, ट्रेड पेएबल रहेगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस रहेगा, ये सब तो रहेगा ही। ये 3 हेड होता है। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे शॉर्ट टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग, अगर कुछ होगा तो वो। फिर पॉइंट बी में ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर, ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर, शॉर्ट टर्म बोरिंग मतलब जो 12 महीने से कम टाइम का बोरिंग होता है, ट्रेड पेबल। सी नंबर पे रहेगा अदर करेंट लाइबिलिटी, जैसे लॉन्ग टर्म में होता है अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, वैसे यहाँ पर होगा अदर करेंट लाइबिलिटी, जिसमें हम लोग आउटस्टैंडिंग वगैरह लिख सकते हैं। अदर करेंट लाइबिलिटी, किसी भी तरह का आउटस्टैंडिंग जो है वो लिख सकते हैं। और डी पॉइंट में शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जैसे यहाँ पर लॉन्ग टर्म प्रोविजन, यहाँ पर हो जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो इस तरह से हम लोग को मेन पॉइंट याद रखना है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। यहाँ पर हो जाएगा टोटल, लाइबिलिटी साइड का टोटल। फिर एसेट साइड में हेडिंग हो जाएगा एसेट्स, इसमें सबसे पहले आएगा नॉन करेंट एसेट्स, ठीक है। एसेट्स का दो ही पार्ट होता है, मेन दो पार्ट होता है, नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट। नॉन करेंट में आ जाएगा फिक्स्ड एसेट, उसमें टेंजिबल इंटेंजिबल। तो नॉन करेंट में आ जाएगा पॉइंट ए फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट। और फिक्स्ड एसेट में आ जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं टेंजिबल। ये सब जनरल फॉर्म है, इतना तो होता ही है किसी ना किसी क्वेश्चन में। अब इसमें से कम हो सकता है, इसमें से ज्यादा नहीं होगा। जिस लेवल का क्वेश्चन आता है उसमें यही सब मेन पॉइंट आता है, ये अगर याद हो गया तो कवर हो जाएगा, पूरा जितना भी डेटा रहेगा वो कवर हो जाएगा, और इससे ज्यादा हमें कुछ भी याद रखने का जरूरत नहीं है। टेंजिबल इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट हो गया। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक पॉइंट था, दैट इज एक था ना वर्किंग कैपिटल, ये कुछ था यहाँ पर, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ये वाला आएगा बैलेंस शीट में। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मतलब ये वाला, मान लो जैसे कोई कंस्ट्रक्शन का काम वगैरह चल रहा है तो वो क्या होता है, डब्ल्यूआईपी में है तो डब्ल्यूआईपी वही चीज होता है। अब वर्क इन प्रोग्रेस पे है, कैसा आइटम है, कैपिटल आइटम है, कैपिटल नेचर का है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा नॉन करेंट एसेट में, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ये हम लोग जब कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़े थे तब वहां पर एक एग्जांपल था, एक क्वेश्चन था मैट में, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस हो गया। अच्छा, इंटेंजिबल एसेट्स यहाँ पर अच्छा और भी आएगा, सी पॉइंट में आएगा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। डी में आएगा लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। तो लोन एंड एडवांस हम लोग दे सकते हैं, अगर देंगे तो वो एसेट हो जाएगा। और नेक्स्ट आ जाएगा अदर नॉन करेंट एसेट, अदर नॉन करेंट एसेट, अदर नॉन करेंट एसेट। ये सब नॉर्मली हो सकता है, ठीक है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह हो तो वो हो सकता है, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस अगर कंपनी ने कुछ किया है, और अदर नॉन करेंट एसेट आ सकता है। अच्छा, उसके बाद करेंट एसेट, हेडिंग में करेंट एसेट। करंट एसेट में क्या क्या आ जाएगा, करंट एसेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो एकदम लास्ट में आता है, अदर करंट एसेट आता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आता है, ट्रेड रिसीवेबल यानी डेटर हो जाएगा, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हो जाएगा। अगर लॉन्ग टर्म का ही देखो शॉर्ट टर्म करके दिया हुआ रहेगा तो यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट्स नहीं बना सकते, जगह थोड़ा सा कम हो जा रहा है। यहाँ पर पॉइंट ए लिखेंगे। अगर किसी तरह का, ये देखो यहाँ से मिला के हम लोग लिख सकते हैं नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, तो करेंट इन्वेस्टमेंट अगर कुछ है तो वो आ सकता है, करंट इन्वेस्टमेंट।
अब मुझे उतना याद नहीं क्वेश्चन में है कि नहीं, लेकिन इन जनरल ये सारा चीज हम लोग को याद रखना पड़ेगा, ये चीज हम बार बार बोल रहे हैं। इसके बाद आ जाएगा ट्रेड रिसीवेबल यानी डेटर, ट्रेड रिसीवेबल, डेटर। क्लोजिंग स्टॉक आता है मतलब स्टॉक इन ट्रेड यानी कि इन्वेंट्री, अभी इसका नाम हो चुका है इन्वेंट्रीज। अच्छा, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करेंट एसेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। शायद इतना सारा चीज है भी नहीं, मुझे जितना लगता है क्वेश्चन में इतना सारा चीज है नहीं। तो यहाँ पर नोट नंबर और यहाँ पर अमाउंट। ठीक है, तो ये पेज हम लोग रहने देते हैं, यहाँ पर टोटल हो जाएगा एसेट साइड, हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स यहाँ से बनाएंगे, नोट्स टू अकाउंट्स। पहला बनेगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के लिए, तो सारी चीजों का नोट्स टू अकाउंट्स बनना चाहिए। देखो रूल्स क्या है कि सारी चीजों का नोट्स टू अकाउंट्स बनना चाहिए, चाहे उसमें एडजस्टमेंट रहे या ना रहे। लेकिन अगर एग्जाम टाइम में टाइम कम मिलता है, क्योंकि इसको पूरा बनाने में काफी टाइम लग जाता है, ठीक है, तो अगर टाइम नहीं बचेगा हाथ में ना, तो हम लोग को क्या करना चाहिए, अगर टाइम शॉर्टेज है तो हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मान लो इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम लोग डायरेक्टली उसको लिख सकते हैं बिना नोट्स टू अकाउंट्स बनाए, चलेगा। लेकिन जिसका एडजस्टमेंट है उसका नोट्स टू अकाउंट्स बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अभी क्योंकि हम लोग एक ही क्वेश्चन डिटेल्स में करेंगे, तो इसको हम पूरा लिख के ही दिखा देते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल होता है, तो अब सेल का डेटा कहाँ, ये देखो सेल्स एंड रिटर्न्स, ठीक है। तो सेल्स है 1,40,000, सॉरी सेल्स है 61,56,000। क्रेडिट साइड जो है वो सेल होता है, तो सेल 61,56,000। ये रिटर्न है डेबिट रिटर्न, तो डेबिट रिटर्न मतलब सेल्स रिटर्न, तो 61,56 माइनस रिटर्न, तो एडजस्टमेंट है। तो हम लोग यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट्स हमें बनाना ही पड़ेगा, चाहे हमारे पास टाइम कितना भी कम हो, हमें नोट्स टू अकाउंट्स उसका बनाना है जिसमें एडजस्टमेंट है। तो यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इसमें सेल्स है 61,56,000 लेस रिटर्न 1,40,000। 60,16,000, ठीक है। ये हो गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देंगे 60,16,000 हो गया। अच्छा, अदर इनकम हमें देखना पड़ेगा, अदर इनकम कुछ है कि नहीं। सबसे आसान तरीका है क्रेडिट साइड देखेंगे, क्योंकि इनकम क्रेडिट साइड होता है। 6,12,000 क्रेडिटर है, जनरल रिजर्व 3,00,000 है, प्रॉफिट है ये बैंक ओवरड्राफ्ट, ये परचेज का रिटर्न है, ये सेल्स रिटर्न है। यहाँ पर क्रेडिट साइड तो मुझे कुछ नहीं दिखा है। अच्छा, क्रेडिट साइड यहाँ पर 40,00,000, ये है 20,00,000। अच्छा, अदर इनकम नीचे कोई एडजस्टमेंट है, देखते हैं। 10,000 शुरू में ही है। 10,000 है। कहाँ पर है, तो 10,000 अदर इनकम मुझे दिख नहीं रहा है। ट्रेड एक्सपेंसेस का 10,000 दिखता है, ये तो एक्सपेंसेस है। अदर इनकम कॉल्स इन एरियर कैश इन हैंड, कहीं ना कहीं तो होगा, फिर ट्रेड डेटर दिख नहीं रहा है, क्रेडिट साइड में ही तो होगा इनकम अगर है तो। 40 लाख 20 लाख, अच्छा कहीं यहाँ से तो नहीं। डिप्रिशिएशन है, ट्रेड एक्सपेंसेस है, कॉल्स इन डायरेक्टर डिक्लेयर्ड डिविडेंड, repairing and trade expenses, opening stock, income tax, interim dividend, share capital, debenture, सारा ही अलग से पढ़ लेते हैं एक बार। wages, carriage,
लीगल चार्जेस, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स, परचेज, रिटर्न, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, ट्रेड क्रेडिटर, ट्रेड डेटर, बिल्स रिसीवेबल, कैश इन हैंड, कॉल्स इन एरियर, कैपिटल, WIP, फर्नीचर, फिटिंग्स। 10,000 का तो दिया नहीं है लोगों ने, यहाँ पर दे रखा है, ये तो हम भी देख रहे हैं। 6,16,000। अदर इनकम 10,000 आया कहाँ से? ये तो खर्चा है, 10,000 ऑडिटर का फीस है। ये 10,000 कहाँ से जोड़ दिया? 60,26,000 कर दिया ऐड वेट करके। दिखना भी तो चाहिए 10,000। क्रेडिट साइड में तो कहीं नहीं दिख रहा है। पता नहीं, छोड़ो। मुझे तो दिख नहीं रहा है, तो हम लोग ऐसे लिख नहीं सकते। हो सकता है कुछ गलत है, या फिर कुछ अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे तो 10,000 कहीं नहीं दिख रहा है कि 10,000 इनकम है। एक तो 10,000 कैश इन हैंड दिख रहा है, ये बैलेंस शीट में जाएगा। एक 10,000 ये तो दिख रहा है ट्रेड एक्सपेंसेस बोल रखा है, तो ट्रेड एक्सपेंसेस में 10,000 ऑडिट फीस इंक्लूडेड है, 2,000 ऑडिटर को अलग से देना है। बाकी मुझे 10,000 कहीं नहीं दिखा। रहने दो, ठीक है। हम लोग देखेंगे बाद में कि यहाँ पर 10,000 कहीं आ रहा है कि नहीं, इसलिए मैंने वैसे जगह रख दिया। जगह रखने का जरूरत नहीं होगा, अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग ऐड करके लिख देंगे। अच्छा, उसके बाद है मेटेरियल कंज्यूम। तो डेबिट साइड में चेक करेंगे मेटेरियल कंज्यूम कुछ है कि नहीं। लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कॉल्स इन एरियर, कैश इन हैंड, ये सब पहले तो बैलेंस शीट का ही था। लास्ट में कुछ आइटम्स था जो कि PL का था। तो मेटेरियल कंज्यूम के यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रखा है ना, तो यहाँ नीचे डिटेल्स में कुछ दिया। तो मेटेरियल कंज्यूम कुछ नहीं होगा, ठीक है, ये है नहीं, ये जस्ट फॉर्मेट के हिसाब से हम लोगों ने लिख लिया। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, मतलब टू परचेज बोल के जो आता है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड का मतलब जो टू परचेज बोल के आएगा, परचेज और एक लेस रिटर्न दिया हुआ था, ये देखो 48 लाख और यहाँ पर 1 लाख, तो ये वाला लिखेंगे। परचेज लेस रिटर्न। अच्छा, परचेज है 48 लाख, 48 लाख। परचेज का रिटर्न तो क्रेडिट रिटर्न होता है, तो परचेज का रिटर्न क्रेडिट रिटर्न होता है। ये हो जाएगा हम लोगों का 1 लाख, 1 लाख हो जाएगा। और एक कैरेज था, कैरेज ऑन गुड्स परचेस्ड, तो फिर ये ऐड हो जाएगा जैसे हम लोग फाइनल कॉस्ट शीट में करते हैं, ठीक है। कैरेज ऑन परचेज 74,000, तो 47 लाख, ये वाला 47,74,000, 47,74,000 ये हो जाएगा। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड पे चला जाएगा। अच्छा, 47,74,000 ये बन गया नोट्स नंबर 2। 47,74,000। अच्छा, इसके बाद चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री नोट्स नंबर 3 हो जाएगा। चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब ओपनिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये फिक्स्ड है। ओपनिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक की चेंज इन इन्वेंट्री होता है। तो चेंज इन इन्वेंट्री, ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक, नॉर्मली नेगेटिव में आता है। तो ओपनिंग स्टॉक है ये वाला, ओपनिंग स्टॉक 9,52,000, 9,52,000, और क्लोजिंग स्टॉक है ये वाला हो जाएगा 10,82,000। माइनस करते हैं 9,52,000 माइनस 10,82,000, तो ये हो गया नेगेटिव में 1,30,000, नेगेटिव में 1,30,000। यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू में लिखेंगे 1,30,000। अच्छा, इसके बाद है चेंज इन इन्वेंट्री हो गया। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ये हो जाएगा नोट्स नंबर 4।
एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। अच्छा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के अंडर क्या क्या आ रहा है, वेजेस वगैरह चेक करते हैं, डेबिट साइड में देखना पड़ेगा। एक्सपेंसेस है ना, लैंड बिल्डिंग फर्नीचर कैपिटल ये सब नहीं होगा। अच्छा, ये सेल्स एडवर्टाइजमेंट लीगल चार्जेस वेजेस, वेजेस एंड सैलरी इंक्लूडिंग पीएफ, तो ये सभी इम्प्लॉय का ही है। पीएफ इम्प्लॉय को दिया जाता है, वेजेस सैलरी इम्प्लॉय को दिया जाता है। तो वेजेस सैलरी इंक्लूडिंग पीएफ ये पूरा आ जाएगा, वेजेस सैलरी। अब अगर इसका डिटेल्स नीचे हमें दिया हुआ रहता तो अलग अलग दिखाना पड़ता, क्योंकि ये एक साथ दे रखा है। अगर नीचे बता दिया जाता वेजेस इतना है, सैलरी इतना है, पीएफ इतना है, तो तीनों चीजों को अलग अलग हमें दिखाना पड़ता। 4,64,000। अच्छा, और इसका कुछ है देख लेते हैं। यहाँ पर तो रिपेयर इनकम टैक्स नहीं, ये सब कुछ नहीं, यहाँ पर ऐसा कोई डेटा है नहीं, तो ये चला जाएगा। जैसे देखो, अब ये वाला अगर हमारे पास टाइम कम रहता है तो क्योंकि इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ऐड लेस कुछ नहीं होने वाला, तो ये हम लोग डायरेक्ट शो कर सकते हैं अगर टाइम नहीं है। लेकिन अगर टाइम होगा तो हमें पूरा ही शो करना चाहिए, नहीं तो मार्क्स कट सकता है, ठीक है। लेकिन अगर टाइम नहीं होगा तो छोड़ के नहीं आना है कि पूरा नोट्स बनाने के चक्कर में हम लोगों ने छोड़ दिया। जो वाला हम लोग का बिना नोट्स टू अकाउंट्स बनाए हो जाएगा वो हम लोग बना लेंगे उस तरह से। इसके बाद इम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के बाद फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट 5th नंबर। फाइनेंस कॉस्ट कुछ था क्या, 5th नंबर तो दिया मैंने 5th नंबर। 5% टैक्स फ्री गवर्नमेंट लोन, ये तो है 5% टैक्स फ्री है गवर्नमेंट लोन, फेस वैल्यू है 2 लाख। अच्छा, और डिवेंचर है कुछ 6% डिवेंचर है, तो ये डिवेंचर का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। फिफ्थ नंबर फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 20 लाख ना, कितना था, 20 लाख पे 6%, 1,20,000। तो ये 1,20,000 हो जाएगा। $1,20,000। डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन 6th नंबर, इसका हम लोग को नोट्स नहीं भी बनाने से चलेगा, इसका हम लोग को अलग से रेट कुछ कैलकुलेशन नहीं दिया, डायरेक्टली दे दिया 2,86,400, 2,86,400। डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन 2,86,400 टोटल डेप्रिसिएशन, 2,86,400 6th नंबर। $2,86,400 और 7th नंबर पे हो जाएगा अदर एक्सपेंसेस। 7 अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस में क्या आ जाएगा, एक तो ये आ जाएगा 10,000 ऑडिट फीस, 2,000 ये भी ऑडिटर को देना है। अच्छा, पेमेंट टू ऑडिटर ये लिख देते, पेमेंट टू ऑडिटर, ऑडिटर को दो अमाउंट पे करना है, एक 10,000 ऑडिट करने के लिए और 2,000 टैक्सेशन मैटर में हेल्प करने के लिए, तो ये हो गया 12,000। इसके ये ऑडिटर हमें इम्प्लॉय बेनिफिट में नहीं लिखना है क्योंकि ऑडिटर कभी भी इम्प्लॉय नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा खर्चे में और क्या आ जाएगा, रिपेयर्स एंड ट्रेड एक्सपेंसेस, ये रहा ट्रेड एक्सपेंसेस इंक्लूड बोला था ना 10,000 उसमें इंक्लूडेड है, मतलब 12,000 माइनस करना पड़ेगा, रिपेयर्स एंड ट्रेड एक्सपेंसेस, तो यहाँ पर लिखेंगे रिपेयर्स एंड ट्रेड एक्सपेंस। ये अमाउंट कितना हो जाएगा, 71,200 बोल रखा है, लेकिन इसमें इंक्लूडेड था 12,000, तो ये माइनस कर देंगे, 71,200 माइनस 12,000 ये इंक्लूडेड था, तो ये हो गया 59,000
200। रिपेयर्स एंड ट्रेड एक्सपेंस ये मिल नहीं रहा था क्योंकि आगे रिपेयर्स लिखा हुआ था तब। अच्छा, और कोई खर्चा है जो अदर एक्सपेंसेस है, ये सारे एक्सपेंसेस में नहीं आया। लीगल चार्जेस आ जाएगा और एडवर्टाइजमेंट। लीगल चार्जेस 20,000, लीगल चार्जेस 20,000। अच्छा, उसके बाद ये वाला एडवर्टाइजमेंट 1,78,800, एडवर्टाइजमेंट 1,78,800। बस और कुछ नहीं था क्योंकि इसके आगे जो भी था सब बैलेंस शीट वाला ही आइटम था। यहाँ से ये परचेज एंड रिटर्न से पीएल वाला आइटम स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो अब हम लोग इसको टोटल कर लेते हैं। 12,000 प्लस 59,200 प्लस 20,000 प्लस 1,78,800, तो ये हो गया 2,70,000। 2,70,000। अच्छा, अदर एक्सपेंसेस 2,90,800 कर रखा है। 2,70,000 मैंने गलत ऐड किया क्या, या फिर कुछ नहीं लिखा? ओ, और एक चीज भी तो होगा ना, पहले देख लेते हैं। एडिशनल में कुछ ऐसा है जो पीएल में जाएगा, जैसे पीबीडीडी, ये पीएल में जाता है ना। जब हम लोग पीएल अकाउंट बनाते हैं तो टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट लिखते हैं, क्योंकि इसका अलग कोई हेड नहीं है, तो ये अदर एक्सपेंसेस में आएगा। वैसे डिप्रिशिएशन भी पीएल में लिखते हैं, इसका अलग हेड था, वहां लिख दिया। ऑडिटर ये सब लिख दिया। कॉल सिनेरियर यहाँ पर नहीं आएगा, पीएल में नहीं आता है। अच्छा, तो इसीलिए हम लोग अभी यहाँ पर अदर एक्सपेंसेस में ये पीबीडीडी भी लिखना पड़ेगा। ये 2,70,000 के नीचे, मतलब यहाँ पर लिख देते हैं पीबीडीडी। पीबीडीडी क्रिएट करना है डेटर के ऊपर 5%, 5% ऑन डेटर। डेटर कितना है? ट्रेड डेटर, ट्रेड डेटर है ये वाला 3,20,000। 3,20,000 इंटू 5%, 16,000। 3,20,000 नहीं है क्या? ओ, 4,16,000 है, सॉरी, लाइन इधर उधर हो जा रहा है। 4,16,000 है। अच्छा, 4,16,000, 4,16,000 इंटू 5%, 20,800। और जितना आया था टोटल 2,70,000, 2,90,800 हो जाएगा। 2,90,800 हो गया टोटल, 2,90,800, 2,90,800। अब इसका पूरा टोटल करना पड़ेगा, टोटल एक्सपेंसेस का। टू लैख 90,800 प्लस 47,74,000, यहाँ से करते हैं। 47,74,000 माइनस 1,30,000 प्लस 4,64,000 प्लस 1,20,000 प्लस 2,86,400 प्लस 2,90,800, 58,05,200 आ रहा है। ठीक है, 58,05,200। ठीक है, ये हो गया टोटल एक्सपेंसेस। और टोटल इनकम है 60,16,000, 60,16,000, तो 2,10,000 आ रहा है, 2,10,800। बट इन्होंने अदर इनकम में 10,000 कहाँ से दिया है, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, कहीं क्रेडिट साइड का टोटल तो गलत नहीं है? क्रेडिट साइड का टोटल यहाँ पर 10,000, चेक करते हैं एक मिनट। 6,12,000 हो सकता है कोई अदर इनकम इन लोगों को देना था, नहीं दिया है, बट आंसर में दे रखा है 1,76,000, 2,23,600, 1,21,00,000, नहीं 21 नहीं, 61,56,000। अच्छा, प्लस 60,00,000, 13,00,000, 1,34,67,600। देखो ये टोटल करने से ना ये नहीं आ रहा है, आ रहा है 1,34,67,600 आ रहा है। ठीक है, शायद ये गलत हो रहा है मेरा। 1,00,000 का फिर अदर इनकम हो जाएगा। यहाँ तो 10,000 माना, इसमें 10,000 ऐड, मैम इतना ही आ रहा है मेरा तो। 135 ही आ रहा है। हाँ,
अच्छा, तब मेरा शायद कुछ छूट गया होगा, 135 ही आना चाहिए। लेकिन 10,000 तो कहीं है ही नहीं। 10,000 का कोई इनकम मुझे दिख ही नहीं रहा है। कहाँ से 10,000 किया नहीं पता, क्योंकि इनकम होगा तो वो क्रेडिट साइड में दिखेगा, क्रेडिट साइड में तो कुछ 10,000 है ही नहीं। ठीक है, देखते हैं हम लोग अपने हिसाब से करते, गलत करके तो कोई फायदा है नहीं। तो 60 लाख 16,000 मान के ही हम कर लेते हैं। 60 लाख 16,000 माइनस ये वाला 60 लाख 16,000 माइनस 58,05,200, तो यहाँ पर हो गया 2,10,800। 2,10,800 आंसर जो है 10,000 से वेरी कर जाएगा। ठीक है, एक्सेप्शन आइटम कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर आ गया फिर से 2,10,800। फिर यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वो भी कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये है एक्सेप्शनल आइटम, ये हो गया 2,10,800। इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहीं पर लिख सकते हैं, यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स। इसके बाद लेस हो जाएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, तो वो भी कुछ नहीं है, तो आंसर आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। वहां पर मैंने लिख दिया, तो यहाँ पर जो है जगह बन जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2,10,800। अच्छा, अब टैक्स प्रोवाइड करना पड़ेगा, टैक्स शायद क्वेश्चन में दिया हुआ है। टैक्स 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 ये रहा 70,000, यहाँ पर दे रखा है कि 70,000 फॉर द ईयर 17-18, तो 70,000 1,40,800 1,40,800 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देखते हैं हम लोग कि इससे आंसर टैली होता है कि नहीं, क्योंकि 10,000 तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा है कि कुछ है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट का यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट्स बना है हम लोगों का 7 तक। ठीक है, तो बैलेंस शीट जो है वो 8 नंबर से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने पहले पीएल बनाया फिर बैलेंस शीट, तो ये कंटिन्यूएशन फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ पर 8, यहाँ पर 9, इस तरह से चलेगा। तो 8th नंबर पे शेयर कैपिटल। अच्छा, शेयर कैपिटल का पॉलिसी नेरियर दे रखा है, और यहाँ पर शेयर कैपिटल 40 लाख। शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल है यहाँ पर 10,000 ईच करके 40 लाख, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे शेयर कैपिटल इशूड, यहाँ पर लिखते हैं इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप। ये पहले लिखना पड़ेगा, शेयर कैपिटल तो ऊपर लिखा ही है मैंने, एंड पेड अप यही हम लोग को चाहिए, यही बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगा। जो छोटा सा क्वेश्चन था वहां पर हम लोगों ने देखा। तो 40,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच 40 लाख। अब कॉल्सिन एरियर था, कॉल्सिन एरियर दो जगह पे था। कॉल्सिन एरियर एक है डायरेक्टर लोगों से, कॉल्सिन एरियर ऑफ डायरेक्टर, ये हमें शो करना पड़ेगा। ठीक है, कॉल्सिन एरियर डायरेक्टर का है यहाँ पर 4,000 लेस कॉल्स इन एरियर ऑफ अदर्स। अदर्स में 50,000 टोटल था, तो 50 से 40 चला जाएगा, तो यहाँ पर 46,000 हो जाएगा। तो टोटल 50,000 ही लेस हो रहा है, तो 40 लाख माइनस 50,000 39,50,000 39,50,000। ये वाला हम लोग का यहाँ पर चला जाएगा बैलेंस शीट में 39,50,000 39,50,000। फिर रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में
पहले से किसी भी तरह का रिजर्व वगैरह है तो वो देखना पड़ेगा, क्रेडिट साइड में चेक करेंगे क्योंकि रिजर्व क्रेडिट साइड में आता है। ट्रेड क्रेडिटर जनरल रिजर्व 3 लाख लिख लेते हैं, पहले से जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व 3 लाख। अच्छा, जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है पहले से 1,76,000, प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में लिख देंगे, ओपनिंग या फिर डेट भी दे सकते हैं, ओपनिंग का है 1,76,000 और क्लोजिंग वाला ऐड होगा तो यहाँ पर हम लिख के इधर लिखते हैं, इनर कॉलम में लिख रहे हैं 1,76,000। बैंक ओवरड्राफ्ट, परचेज, रिटर्न, एडवर्टाइजमेंट, ये सब तो कुछ नहीं होगा, रिपेयर्स, ओपनिंग स्टॉक। अच्छा, यहाँ पर और क्या आ जाएगा, शेयर कैपिटल, डिवेंचर, ये सब तो नहीं आएगा। अच्छा, करेंट ईयर का प्रॉफिट देखेंगे, ऐड कर देंगे करेंट ईयर प्रॉफिट। करेंट ईयर प्रॉफिट हम लोगों का आया है, थोड़ा सा अलग आया है मैट के हिसाब से, 1,40,800, तो यही लिख देते हैं 1,40,800, 1,40,800। तो टोटल 1,76,000 प्लस 1,40,800, तो 31 लाख, सॉरी 3,16,800, 3,16,800। अब प्रॉफिट से ही डिविडेंड देना पड़ता है, तो जैसे मैंने बोला था जो एप्रोप्रिएशन होता है वो एडजस्टमेंट हम लोग यहाँ पर भी दिखा सकते हैं, या फिर ये पीएल के एंड में भी दिखा सकते हैं। ये जो पीएल टैक्स बना उसके बाद हम लोग यहाँ से एप्रोप्रिएशन बोल के भी दिखा सकते हैं, वो रिजर्व सरप्लस में भी दिखा सकते हैं, कहीं भी एक जगह पे दिखाने से ही होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं एप्रोप्रिएशन, मतलब शेयर होल्डर लोगों को जो भी पेमेंट किया जाता है डिविडेंड। तो एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले इंटरिम डिविडेंड बोल रखा है, इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड। अच्छा, इंटरिम डिविडेंड कितना है, यहाँ पर बोला था नीचे, इंटरिम डिविडेंड 2.5% और रिकमेंडेड है 1,46,000, तो 2.5% किस पे होगा, शेयर कैपिटल पे, पेड अप शेयर कैपिटल पे 39,50,000, 39,50,000 पे। तो 39,50,000 इंटू 2.5%, तो 98,750, इतना डिविडेंड जाएगा। और एक है प्रोपोज्ड कर रखा है, रेकमेंडेड का मतलब प्रोपोज्ड, इंटरिम और प्रोपोज्ड में फर्क ये होता है कि प्रोपोज्ड, इंटरिम मतलब अगर बिजनेस अच्छा चल रहा है तो मिडिल में अगर कंपनी कोई डिविडेंड डिक्लेयर करती है दैट इज इंटरिम डिविडेंड, प्रोपोज जो है जो हर साल कंपनी डिक्लेयर करती है, ठीक है, दैट इज प्रोपोज डिविडेंड। तो प्रोपोज डिविडेंड है यहाँ पर 1,46,260, 1,46,260। अब इस पे डीडीटी भी था, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, तो वो भी लेस हो जाएगा, तो डीडीटी कितना बनता है वो देखना पड़ेगा। डीडीटी बनेगा, डीडीटी पे करने के लिए बोला गया है यहाँ पर 17% टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। डीडीटी का रूल्स क्या होता है ये तुम लोगों ने टैक्स में पढ़ा भी है, कंपनी टोटल जितना डिविडेंड देगी उस पे डीडीटी काट के देगी, तो 98,750 प्लस 1,46,260, टोटल डिविडेंड कंपनी का बन रहा है 2,45,010। इस पे 17% टैक्स डिडक्ट होने के बाद जो है डिविडेंड पे होगा, तो ये है 41,650, 51.7 आ रहा है, मैंने राउंड ऑफ कर दिया 52 हो गया। इसका मतलब प्रॉफिट जनरेट हुआ था 3,16,800, उसमें से चला जाएगा 98,750, ठीक है, और माइनस हो जाएगा 1,46,260 और उस और भी माइनस हो जाएगा टैक्स की वजह से 41,652, तो बचेगा 30,100 कुछ आ रहा है, ठीक है, 30,138 आ रहा है, ठीक है। अब जनरल रिजर्व पहले से था 3 लाख, तो ये ऐड हो जाएगा, ऐड होने के बाद, ऐड होने के बाद हो जाएगा 3,30,138, रिजर्व सरप्लस में ये चला जाएगा। 3,30,000, 3,30,138। हम लोग का क्वेश्चन जो है 10,000 से हमेशा आंसर कम दिख रहा है क्योंकि उसमें जो है 10,000 हम लोगों को नहीं मिला, कहाँ से उन्होंने लिखा है। अच्छा, अब नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग में डिवेंचर था, ये 6% डिवेंचर 20 लाख, तो ये हो जाएगा नोट्स नंबर 8, सॉरी 9 के बाद तो 10 होगा, 8 क्यों लिख दिया मैंने, 10। लॉन्ग टर्म
बोरोइंग। अच्छा, ये जो गवर्नमेंट टैक्स था ये किस साइड था? देखो ये डेबिट साइड था। अच्छा, ये डेबिट साइड था। 5% टैक्स फ्री गवर्नमेंट लोन, ये डेबिट साइड है, मतलब हम लोगों ने लोन प्रोवाइड किया है। ये क्रेडिट साइड नहीं है। फेस वैल्यू है 2 लाख, तो जैसे इंटरेस्ट देने से 2 लाख पे देना पड़ता 5%, इसका मतलब 2 लाख पे 5% का अर्निंग होगा, वो 10,000 है। अच्छा, ये मिल गया। अदर इनकम जो है ये टैक्स फ्री गवर्नमेंट लोन पे 2 लाख पे 5% मिलेगा। ये वाला डिटेल्स जो है ये यहाँ पर इसीलिए 10,000 लिखा हुआ है उनका। ठीक है, तो लेकिन इसका नोट्स बनना चाहिए, लेकिन अभी अगर नोट्स लिखेंगे तो प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि पूरा इधर उधर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये नोट्स नंबर 1 बन गया, यहाँ पर 2 बनना चाहिए, बट अभी 2 लिखेंगे तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। हम यहाँ पर दिखा देते हैं कि 10,000 कैसे आएगा। ये डेबिट साइड में था, इसका मतलब ये लोन प्रोवाइड किया गया था। ठीक है, तो 2 लाख लोन दिया है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट ने बोला है 5% करके इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी टैक्स फ्री, यानी 10,000 का अर्निंग हो गया। ठीक है, तो 10,000 का अर्निंग यहाँ पर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये देख के हम ठीक कर लेते हैं, ये हो जाएगा 60,26,000 हो जाएगा ये वाला। ठीक है, 60,26,000 हो जाएगा, और ये माइनस करने पे हो जाएगा 58 लाख। सॉरी, 58 लाख नहीं, ये वाला चेंज होगा 2 लाख। ये तो ठीक है, 2,20,800 हो जाएगा, 2,20,800 हो जाएगा। अच्छा, ये भी हो गया 2,20,800, और इससे 70 लेस होने पे 1,50,800 होगा। ये चेंजेस आ जाएगा 1,50,800। रिजर्व सरप्लस में भी इसका मतलब चेंजेस हो जाएगा, क्योंकि ये वाला 1,50,800 हो जाएगा, 1,50,800 यहाँ पर। 1,50,800 हो जाएगा, और 1,50,800 ऐड होने पे 1,76,000 प्लस 1,50,800, 3,26,800 माइनस 98,750 माइनस 1,46,260 माइनस 41,652, 40,318, 3,40,318 हो जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस हो जाएगा, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, 3,40,138, 3,40,138 हो जाएगा। $3,40,138। अब होगा डिवेंचर 10th नंबर पे, वो नोट्स बनेगा तो ये 11th नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10% डिवेंचर 20 लाख। इतना ही था, एक बार चेक कर लेते हैं। 6% डिवेंचर 20 लाख, सॉरी 6% डिवेंचर था 20 लाख, तो इसको लिख देते हैं, सिर्फ 20 लाख लिखने से ही हो जाएगा। 20 लाख। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कुछ है। लाइबिलिटी यानी क्रेडिट साइड देखना पड़ेगा, शेयर कैपिटल लिख लिया, डिवेंचर लिख लिया। 6156 सेल्स ये लिख लिया हम लोगों ने। परचेज का है ये, बैंक ओवरड्राफ्ट है। बैंक ओवरड्राफ्ट तो लॉन्ग टर्म में जाता ही नहीं है, नॉन करेंट में नहीं जाएगा, करेंट में जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जनरल रिजर्व, ट्रेड क्रेडिटर। इसका मतलब किसी भी तरह का यहाँ पर भी कोई ऐसा इंफॉर्मेशन है नहीं, तो ये वाला पॉइंट जो है नहीं एप्लीकेबल होगा। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, प्रोविजंस भी हमें लॉन्ग टर्म का कुछ नहीं दिखा। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन कुछ नहीं दिखा, तो ये सब पॉइंट नहीं आएगा। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, बोरोइंग तो मुझे और कुछ दिखा नहीं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग मुझे कुछ नहीं दिखा। ठीक है, क्रेडिट साइड में होता है ना बोरोइंग। ट्रेड पेबल तो है, ट्रेड पेबल है, 11 नंबर हो जाएगा। ट्रेड पेबल तो होगा ही क्वेश्चन में। ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर, क्रेडिट साइड चेक करते हैं, ये रहा ट्रेड क्रेडिटर 3 लाख। 11th नंबर पे ट्रेड पेबल, ट्रेड क्रेडिटर 3 लाख, और कुछ था चेक करते हैं। ये जनरल रिजर्व, सॉरी ट्रेड क्रेडिटर 6,12,000, 6,12,000 बस, और कुछ नहीं है। ट्रेड पेबल इतना ही है, 6,12,000,
6,12,000 ट्रेड पेबल हो गया। अच्छा, अदर करेंट लाइबिलिटी मतलब कुछ अगर आउटस्टैंडिंग है ये सब है तब होगा। तो अदर करेंट लाइबिलिटी में आउटस्टैंडिंग तो है, जैसे कि डिवेंचर का इंटरेस्ट इसके अंदर नहीं था, ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं था, इसका मतलब डिवेंचर का इंटरेस्ट जो है वो पेएबल हालत में है, पे नहीं हुआ है, तो ये वाला हो जाएगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। और ये जो डिविडेंड है ये भी पे नहीं हुआ है, कौन सा वाला, इंटरिम वाला, तो ये सॉरी ये प्रोपोज्ड वाला डिविडेंड, ये रिकमेंडेड है, ये भी पे नहीं हुआ है। अगर पे होता तो डिविडेंड पेड बोल के यहाँ पर आता है, इंटरिम पेड है यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, 70,000 इंटरिम डिविडेंड 70,000 पे किया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब पूरा पे नहीं किया हुआ है, 70,000 तो नहीं हुआ था, इससे ज्यादा आया था, तो इंटरिम डिविडेंड का भी बाकी पोर्शन आउटस्टैंडिंग में आ जाएगा, ठीक है, वो अदर करेंट लाइबिलिटी में आ जाएगा। तो यहाँ पर अभी हम लोग नोट्स बनाएंगे अदर करेंट लाइबिलिटीज का, इसका नोट्स नंबर हो जाएगा 12 नंबर, जितना भी आउटस्टैंडिंग होता है वो सब आ जाएगा। 12 नंबर अदर करेंट लाइबिलिटी। अदर करेंट लाइबिलिटी में इंटरिम आउटस्टैंडिंग इंटरिम डिविडेंड कितना है, इंटरिम डिविडेंड आया था 98,750, 98,750 देना था, पे किया गया है 70,000, 28,750 और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, क्योंकि ये भी हम लोगों को नहीं दिखा ट्रायल बैलेंस के अंदर, इसका मतलब 20 लाख पे 1,20,000 जो डिवेंचर का इंटरेस्ट है वो बाकी है, तो दोनों मिला के 1,20,000 प्लस 28,750 और कुछ नहीं था, तो ये टोटल हो गया 1,48,750, 1,48,750, 1,48,750। अच्छा, इसके बाद है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये हो जाएगा 13 नंबर। शॉर्ट टर्म प्रोविजन नॉर्मली क्वेश्चन में बनता ही है, प्रोपोज डिविडेंड ये सब यहाँ पर आ जाता है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोपोज डिविडेंड वगैरह आता है। तो 13 नंबर शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, टैक्स आता है डिविडेंड आता है मेनली, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोपोज्ड डिविडेंड, इंटरिम वाला यहाँ नहीं आता है, प्रोपोज डिविडेंड जो है वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आएगा। 1,46,260 ये दिया हुआ था क्वेश्चन में, ये यूज भी किया हम लोगों ने, देखो ये दो जगह पर यूज कर लिया, ठीक से देखो, पीएल में एक बार रिजर्व सरप्लस में दिखाया, अभी शॉर्ट टर्म प्रोविजन में दिखा रहे, इंटरिम डिविडेंड भी दो जगह हो गया, एक बार हम लोगों ने इंटरिम डिविडेंड को दिखा दिया है इसमें क्या बोलते हैं उसे, पीएल में दिखाया, ठीक है, और एक पीएल में नहीं, इंटरिम डिविडेंड को हम लोगों ने एक बार रिजर्व सरप्लस में दिखाया, बाकी उसका आउटस्टैंडिंग पोर्शन दिखाया, तो ये भी दो बार दिखा दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर प्रोपोज डिविडेंड और सीडीटी मतलब डीडीटी जो मैंने लिखा है, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, ये आउटस्टैंडिंग है, इसका भी शॉर्ट टर्म प्रोविजन बनता है, तो ये मतलब टैक्स अगर प्रोविजन है तो इसका डीडीटी भी प्रोविजन होगा, 41,652 और प्रोविजन फॉर टैक्स 70,000। तो नीचे का एडिशनल इंफॉर्मेशन देखो तो हर चीज दो दो बार पुट हो रहा है, 70,000 एक बार हम लोगों ने पीएल में दिखाया, अभी यहाँ पर दिखा दिया, 17% जो डीडीटी था उसको भी दो बार दिखा दिया, 1,46,260 को भी हम लोगों ने दो बार दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल करने पे आएगा 1,46,260 प्लस 41,652 प्लस 70,000, 2,57,912, 2,57,912, 2,57,912। अब ऐड कर लेते हैं, 2,57,912 प्लस 1,48,750 प्लस 6,12,000 प्लस 20 लाख 3,40,000 138 प्लस 39,50,000 73,08,800, चेक करते हैं, 73,08,800, हाँ ठीक है।
73,08,800। अच्छा, फिक्स्ड एसेट में टेंजिबल, फिक्स्ड एसेट में टेंजिबल में है लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्सचर। अच्छा, तो इस पे एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा जो कि डेप्रिसिएशन का था, तो ये नोट्स नंबर बन जाएगा 14। फिक्स्ड एसेट टेंजिबल, टेंजिबल में लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, ये दो था, और इस पे डेप्रिसिएशन दिया हुआ था। लैंड एंड बिल्डिंग 51,12,000 और 2,66,000। 51,12,000, 2,50,000, 66,000। 53,78,000 लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब अभी तक का टोटल डेप्रिसिएशन, यहाँ पर बोला है ये वाला कहाँ गया डेप्रिसिएशन, ये रहा। डेप्रिसिएशन ऑन ऑल एसेट वाज कैलकुलेटेड फॉर द अमाउंट 2,86,400, 2,86,400 रुपीज का डेप्रिसिएशन है। 50,91,600 टेंजिबल। इनटेंजिबल, इनटेंजिबल में गुडविल है जिसपे कोई एमोटाइजेशन है नहीं, तो गुडविल लिख के ऐड कर देंगे। गुडविल है 3,20,000 टोटल। 54 लाख 50, नहीं ये तो अलग अलग लिखना पड़ेगा, ये अलग अलग लिखना पड़ेगा, अलग बना के रखा है ना हम लोगों ने, टेंजिबल इनटेंजिबल। अच्छा, 50,91,600 टेंजिबल, 50,91,600। अच्छा, इनटेंजिबल इसको 15 दे देते हैं, इनटेंजिबल 3,20,000। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इसका बनाने का जरूरत नहीं, कोई भी एडजस्टमेंट तो है नहीं, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डायरेक्टली लिख देते हैं 98,000। अच्छा, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट ये 16 नंबर हो जाएगा, इंटेंजिबल 15 दे देते हैं यहाँ पर, इंटेंजिबल 15, ये अलग हो जाएगा। अच्छा, 16 नंबर पे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, जो गवर्नमेंट लोन लिया हुआ है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, टैक्स फ्री गवर्नमेंट लोन, ये वाला 5% टैक्स फ्री गवर्नमेंट लोन, 5% टैक्स फ्री गवर्नमेंट लोन, ये है 1,19,07,000, 1,97,600, 1,97,600 ये लिखेंगे। ये इसका क्या है, मार्केट वैल्यू है जो हमें बैलेंस शीट में दिखाना चाहिए, फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट मिलता है, चाहे वो लोन प्रोवाइडेड हो चाहे वो लोन टेकन हो। तो इसका अमाउंट लिख देते हैं 1,97,600। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस कुछ नहीं किया गया था, और अदर नॉन करेंट एसेट भी कुछ नहीं है। अब करेंट एसेट पे देखते हैं, करेंट एसेट में क्या हो जाएगा, करेंट इन्वेस्टमेंट, ये भी कुछ नहीं था। ट्रेड रिसीवेबल ये होगा डेटर, ट्रेड रिसीवेबल 16 के बाद ये 17 नंबर हो जाएगा, 16 के बाद 17 हो जाएगा ट्रेड रिसीवेबल। इन्वेंट्रीज भी होगा 18। अच्छा, 17 18 17 ट्रेड रिसीवेबल, तो डेटर, और उसमें पीबीडीडी, ये भी 2 बार यूज हो गया, पीबीडीडी जो 5% क्रिएट हुआ था, तो डेटर था 2,16,000 ऐसा कुछ था, यहाँ पर देख लेते हैं, नहीं 6,12,000 और पीबीडीडी उस पर बना था 5%, तो 6,12,000 इंटू 5%, 30,600
माइनस इक्वल टू 5,81,400, ये हो गया ट्रेड रिसीवेबल। और कुछ है, बिल्स कुछ था क्या, बिल्स रिसीवेबल 2,72,000, बिल्स रिसीवेबल 2,72,000 प्लस 2,72,000, तो टोटल हो गया 8,53 हो जा रहा है। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड डेटर 4, अच्छा डेटर मैंने फिर से गलत लिखा, डेटर मैंने फिर से गलत लिखा, 4,16,000, इसीलिए अलग आंसर आ रहा। 4,16,000 और 5%, 4,16,000 और 5%, 20,800, 3,95,200, 6,67,200, 6,67,200 ट्रेड रिसीवेबल। 18th नंबर पे इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज का मतलब क्लोजिंग स्टॉक, इन्वेंट्रीज यहाँ पर हो जाएगा 10,82,000, 10,82,000, 18th नंबर पे इन्वेंट्रीज। 10,82,000 और ये हो गया 6,67,200। चेक कर लेते हैं एक बार। 6,67,200 और ट्रेड रिसीवेबल है 6,67,000, इन्वेंट्रीज 10,82,000, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 19th नंबर, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करेंट एसेट 20 नंबर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा 21। तो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 19th, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में क्रेडिट साइड में देखना पड़ेगा। एडवांस एक था, एडवांस टैक्स, यहाँ पर एडवांस 56,000, तो एडवांस टैक्स 56,000, ये अमाउंट हो जाएगा वहां पर 56,000, 20 नंबर, एडवांस टैक्स 56,000। अच्छा, अदर करंट एसेट, अदर करंट एसेट में जो गवर्नमेंट का 10,000 जो हम लोगों ने लिखा था अदर इनकम, गवर्नमेंट का टैक्स फ्री लोन जो हम लोगों ने एक्सेप्ट किया था, मतलब गवर्नमेंट को लोन दिया था, उसका हम लोगों को अर्निंग नहीं मिला होगा, अगर मिलता तो वो हम लोग को ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में दिखता 10,000 एज ए इनकम, ठीक है, लेकिन वो पैसा नहीं रिसीव हुआ है, इसका मतलब आउटस्टैंडिंग है, तो इसको हम लोग लिखेंगे अदर करेंट एसेट, मतलब आउटस्टैंडिंग इनकम, प्रीपेड, ये सब हम लोग लिख सकते हैं। तो अदर करेंट एसेट में आ जाएगा आउटस्टैंडिंग, इसको एक्रूड बोल सकते हैं, ठीक है, एक्रूड इंटरेस्ट इनकम 10,000, और 21 में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, 21 में आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अच्छा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में यहाँ पर बीओडी एडजस्ट हो जाएगा, कैश कितना है, कैश है यहाँ पर 10,000, कैश 10,000 है, बीओडी, बीओडी नेगेटिव में जाएगा, बीओडी है 2,23,600, 2,23,600, तो 10,000 माइनस 2,23,600, तो नेगेटिव 2,13,600, 2,13,600, 2,13,600 नेगेटिव वैल्यू हो जाएगा कैश का, और ये वाला 10,000।
10,000 नेगेटिव 2,13,600। अब टोटल करना पड़ेगा। तो 2,13,600 प्लस 10,000 प्लस 56,000 प्लस 10,82,000 प्लस 6,67,200 प्लस 1,97,600 97,600 प्लस 98,000 3,20,000 प्लस 91,600 73,088 ठीक है, टैली हो रहा है 73,088,00 ठीक है। तो ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है बिकॉज पेज जो है इधर उधर करने में थोड़ा टाइम जा रहा है, लेकिन जस्ट आज मैंने इस तरह से करवाया। नेक्स्ट दिन हम कैसे करवाएंगे हम एक बार जस्ट बता देते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर हम लोगों ने कैश कैश इक्विवेलेंट का हम यहाँ पर ब्रैकेट देके लिख देंगे, ये नोट्स टू अकाउंट्स नहीं बनाएंगे, बाकी सारा चीज हम समझाएंगे, नोट्स टू अकाउंट्स नहीं बनाएंगे। तो नोट्स टू अकाउंट्स के लिए तुम लोग जगह रख दोगे, और जब हम लोग क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तो घर पे उसे लिखना है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस ऐड कर करके दिखाएंगे, तब जाके हम लोग मतलब एक साथ एटलीस्ट 3 क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे इस तरह से। ठीक है, ये पहला क्लास था इसीलिए मैंने पूरा डिटेल्स में दिखाया। हम सिर्फ इसके बाद फिर से बता रहे कि जस्ट ये वाला दिखाएंगे, तो तुम लोग स्ट्रक्चर वगैरह करके रखोगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, स्ट्रक्चर वगैरह करके रखने से। ठीक है, बाद में उसको पोस्ट भी कर पाओगे, और कितने टाइम में कर रहे हो वो भी देख लेना चाहिए, क्योंकि काफी टाइम लगेगा, और एक फाइनल अकाउंट्स तो आएगा ही। ठीक है, तो आज तो इतना ही करते हैं, नेक्स्ट दिन बाकी क्वेश्चन करेंगे।